बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, एक ऐसा एजाज़ था जो पूरे लाहौर में था, पूरे पाकिस्तान में हमारे पास था, सिर्फ लाहौर के पास था। वाह वाह, बड़ा प्राउड से जो लाहौरीज़ थे ना, वो ये कहते थे एजाज़ हमारे पास है। मगर नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ ये एजाज़ जो है अब इस्लामाबाद ने भी हासिल कर लिया है। अब इस्लामाबाद भी लाहौर के आगे आके खड़ा हो गया। न्यूज़ ये है कि इस्लामाबाद में 25 मन गधे का गोश्त जो है वो बरामद हुआ है, और इसके अलावा 50 से ज़ायद जो ज़िंदा गधे हैं वो भी वहाँ पे बरामद हुए हैं, ढैंचू ढैंचू करते हुए। तो ये जो इस्लामाबाद जो है ना, तरनूल के इलाके में जो कि इस्लामाबाद की जो फूड अथॉरिटी के जो टीम है, उन्होंने ये कार्रवाई की माशाल्लाह, और उन्होंने जो है इसको गोश्त को जो है, जो पैक हो रहा था, सारी पैकिंग वैकिंग सारा वो गोश्त पकड़ा, और उसको जो बंदे थे, जो लोग काट रहे थे, उसको ज़िबा कर रहे थे, और गोश्त पूरी दुनिया में सबको आम खिला रहे थे, तो वो जो है ना वो भी पकड़ा गया। अब ये गोश्त जो है सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर और बाकी शहरों में नहीं, ये बैरून मुल्क भी सप्लाई हो रहा था। मतलब कि आप सोचें, तफ्तीश तो अभी जारी है, लेट्स सी कि ये पता चलेगा, क्योंकि बेसिक तो अभी यही कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि हम तो सिर्फ पाकिस्तान में जो बैरून मुल्क से आए हुए लोग होते थे उनको ये गोश्त खिलाते थे, या फिर ये जो बैरून मुल्क है उधर सप्लाई किया जाता था। उसके अलावा इनकी जो खालें होती थी वो भी चाइना में सप्लाई की जाती थी वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है ये कॉस्मेटिक्स वगैरह के लिए जो है ना बड़ी कारआमद चीज़ समझी जाती है, और बड़ा बिज़नेस है चाइना में इसका। तो अभी इब्तिदाई जो एक इंक्वायरी है, ठीक है, वो उसमें जो चीज़ें सामने आई उसमें ये है जो मैंने आपको बताया, लोकल जो आबादी है इस्लामाबाद की, क्या उनको भी ये खिलाया जा रहा था कि नहीं, और अगर खिलाया जा रहा था तो मैं आपको बोलूँगी फिर यकीनन इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उन्होंने यकीनन गधे की, खोते की शिनवारी भी खाई होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत मशहूर है, ठीक है। अब उसके अलावा खोता बिरयानी खाई होगी, खोता पुलाव खाया होगा। खोते यखनी पुलाव कितने मज़े का होता है, कभी खाया है किसी ने? अब तो खाया होगा, इस्लामाबादियों ने तो खाया होगा। उसके अलावा सोचो खोते का कबाब कितने मज़े के होंगे, खोते के सीख कबाब। अच्छा, हम लाहौरी बड़े खुश हैं, हमें पता है हम अब अकेले नहीं, हमारा साथ देने कोई और भी आ गया। ओ माय गॉड, खोता बिरयानी, वाह वाह वाह। अच्छा, वो खोते का वो भी होगा वहाँ पे, वो भी बनता था ना, दमपोख्त खोते का, वो चरसी खोता। हमने तो ये सब नहीं खाया, इस्लामाबाद ने डिग्री हमसे ऊपर ले ली, चरसी खोता खाया होगा यार, चरसी शिनवारी खोता, हाय हाय। अच्छा, जो कसाई हैं वो भी वहाँ पे जो थे ना, वो लोकल नहीं थे जो पकड़े गए, वो बाहर से बुलवाए गए थे, जो स्पेशल आए थे, और इनको ज़िबा करता था। यार क्या टेक्निक नई लोगों की पकड़ी गई है, देखो। इसलिए मैं बोलो, हम इंसानों में ना, मैंने देखा है हम लोग डिफरेंट हो गए, बदल गए। अच्छा खासा हम नॉर्मल इंसान थे, हमारे अंदर खोते वाली हरकतें कैसे आ गई? इस वजह से हम ये खोते वाली हरकतें करना शुरू हो गए ना, गधे बन गए, दिमागी भी, क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं। देखें, आप जो खाएंगे वो आपके चेहरे पर नुमा होगा, और वो हरकत करेंगे आप, गधे ना हो तो सारे। यार मजाक अपनी जगह, मगर मैं ये कहूँगी कार्रवाई बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त, और इसको पकड़ में लिया है, ये बड़ी अच्छी बात है। और ऐसे काम नहीं होने चाहिए। तुम गधे के बच्चों सुधर जाओ, अगर किसी को गधा खिलाया ना, तुम लोग की ज़िंदगी गधे वाली हो जाएगी, खोते ना हो तो साले। शर्म नहीं आती? गैरत। किस किस लोगों को खिला रहे हो, किस किस्म के गधे के गोश्त। हंसी एक तरफ है, मगर ये बगैरती है, खुदा की कसम। किसी के बुजुर्ग माँ बाप खा रहे होंगे, बड़े मज़े से पकवा के लेके जा रहे होंगे होटलों से, किसी को क्या पता कि गधे खोते खिला रहे हो तुम लोग। बच्चे खा रहे होंगे छोटे छोटे, किस किस किस्म के वायरस, कैसी कैसी इन्फेक्शंस, कैसी कैसी बीमारियां, जो चीज़ हमें नहीं खाने को मना की है उसको खिला रहे हो। यार शर्म नहीं तुम लोगों अंदर? किस किस्म की गैरत मर गई है तुम लोगों की? खोते कटवा रहे हो, गधे कटवा के खिला रहे हो, शर्म ही नहीं है तुम लोग को। जिसने इस हरकत में अपना साथ दिया, मुलव्विस, हमें तो कहती है ये लोग कौन थे जो चुप रहे? ऐसी कौन सी टीम इनको मिल जाती है, ऐसे कौन से एम्प्लॉयज इनको मिल जाते हैं जो इनके राज को बड़े तरीके से रखते हैं और खोते कटवा रहे होते हैं? यार लाहौर में भी पकड़ा गया था, यही हरकत थी, उस वक्त भी किसी को शर्म नहीं आई, और उसके बाद अब इस्लामाबाद में पकड़ा गया है। इन लोगों के साथ तो तरीके से बात करना बनता ही कोई नहीं है, चपेड़ा कराओ इनको, चंडे कराओ सालों को, खोते ना हो तो।
एक खोता मतलब एक ब्रेक खोता ब्रेक लेंगे, हद होती है यार। वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, अभी जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक जो है, हम सारी रात बैठ के ना, सारा दिन बैठ के रील्स देख रहे होते हैं, एक के बाद रील, दूसरी रील, तीसरी रील, उसकी 30 सेकंड्स या 1 मिनट तक की इसकी जो रील की टाइमिंग होती है। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम इस रील को देखें तो अगर सपोज़ हमने 1 घंटा देखा है तो इस 1 घंटे में हम 80-90 रील आराम से या 100 के करीब रील देख लेते हैं। हर रील का जो टॉपिक है वो डिफरेंट होता है ना। अब इतने टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे होते हैं आँखों से, ये हमारे दिमाग में कैप्चर हो रही होती हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे दिमाग में एक साथ जा रही होती है। अब माइंड जो है ना उसको प्रोसेस करने की फुल कोशिश करता रहता है जब कोई रील देखता है, ठीक है, कोशिश भी करता है कि ये वाली रील याद रहे, इसीलिए तो उसमें सेव का ऑप्शन होता है कि कोई सेव कर ले। मगर जब अभी सारी रील्स हम देख रहे होते हैं ना, इसमें अगले दिन कुछ याद नहीं रहता कि हमने कौन सी रील जो है देखी है। अच्छा, इनफैक्ट हमने जो सेव की होती है ना रील्स, वो भी हमें याद नहीं रहती कि हमने कौन सी रील सेव की थी, वो टॉपिक क्या था। दूसरा ये कि हमारा जो टेम्परामेंट है ना वो बहुत कम हो गया। अब 1-2 मिनट से ज़्यादा कोई लंबी वीडियो ना, हम उसको देखना ही पसंद नहीं करते। अब तो मुझे लगता है जो गाने भी 3-4 मिनट के, 5 मिनट के होते थे, अब वो भी जो है 1 मिनट के अंदर होंगे। हम पहले बैठ के लंबी लंबी डॉक्यूमेंट्रियाँ देखा करते थे, ठीक है, अब हमें वही इन्फॉर्मेशन चाहिए 30 सेकंड्स के अंदर। अब हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता इतनी लंबी लंबी चीज़ें। तो इसके क्या नुकसानात हैं, ये हमारी नींद पे कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट्स इसके हो रहे हैं, ठीक है, माशरे में हम जब बाहर निकलते हैं तो क्या लेके निकलते हैं, हमारे दिमाग में क्या होता है, सोच क्या होती है, हमारी नींद से लेके हमारी सोच, हमारा काम, हमारा कारोबार, हम हर तरीके से डिस्टर्ब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस जस्ट 30 सेकंड्स की, 1 मिनट की एक रील की वजह से। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर रफ़ीक डार, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो रील्स के नुकसानात हैं, सबसे पहले मैं चाह रही थी इसको डिस्कस करने के बजाय कुछ अगर कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको, पहले उस फ़ायदे पे बात कर लेते हैं कि हो सकता है कोई रील देखने का फ़ायदा भी हो ना। डायरेक्टली मैं नुकसानात पे बात करना शुरू कर दूँ, व्हाट डू यू से अबाउट इट? जी बिल्कुल, जहाँ पे किसी चीज़ के नुकसानात होते हैं वहाँ पे फ़ायदे भी हैं। तो रील्स के ऑब्वियसली फ़ायदे भी हैं, डिपेंड करता है कि आप रील कौन सी देखते हैं, क्योंकि रील्स आपको एजुकेशन पे मिलेंगी, सेल्फ हेल्प पे मिलेंगी, फ़न पे मिलेंगी। अब ये सारी चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। लाइक अगर आप एक टाइम फ़न देख रहे हैं तो आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, आप थके हुए थे, आपको रिलैक्सेशन मिली, कोई एजुकेशन के ऊपर कोई चीज़ है, कोई लाइन है, वो आपको हो सकता है आपसे एक रील से आपकी ज़िंदगी बदल रही हो। किसी ने कोई फ़र्ज़ करें रील ऐसी बनाई है कि मौलाना रूमी का कोई कोटेशन शेयर किया है, उससे किसी की ज़िंदगी बदल गई। इकबाल का कोई शेर है, उसके ऊपर रील बनी हुई है। तो फ़ायदे तो हैं इसके, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली फिर इसके नुकसानात भी हैं। लेकिन जो कॉमन चीज़ है दोनों में वो एक है कि रील डिज़ाइन इस तरह की गई है कि आप इसको देखते बहुत ज़्यादा, जिसके फिर नुकसानात आपको ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ना 3 फैक्टर्स को मेंशन करूँगा कि जो रील बनाने वाला ना वो भी देखने वाले के लिए बनाता है, और जो देख रहा है उसका माइंड भी उसी तरह के कंटेंट को ज़्यादा प्रोसेस करता है। और जिस सोशल मीडिया पे लगी हुई है ये रील, वो भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि आप किस तरह की रील्स देखते हैं, तो वो सोशल मीडिया आपको उसी तरह की रील्स दिखाता है जिस अकाउंट से आप देख रहे हैं ना। यानी कि उसके अंदर भी एक साइकोलॉजी है कि फ़र्ज़ करें आप फ़न पे रील देखना शुरू हो गए ना, तो जब आप सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तो आपको फ़न वाली ही रील सामने आएंगी। या किसी, अब तो ये भी शुरू हो गया, अगर आपने किसी पर्सनालिटी या किसी स्टार का कोई एक वीडियो देख ली है, बार बार उस स्टार का अगला पिछला कोई और जो काम होगा वो भी आगे फेंकना शुरू कर देता है। जी बिल्कुल, इसको एल्गोरिथम, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो यही है कि लाइक वो सेंस करता है कि ये बंदा किस तरह का कंटेंट देखता है, तो उसी तरह का कंटेंट आपके सामने आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आपकी साइकोलॉजी को फोकस करता है कि मैंने इसको दिखाना है, मैंने इसको नशे पे लेके आना। ये बेसिकली एक नशा है। और जो बनाने वाला है, आप ज़रा एक किसी दफ़ा कभी ना आप किसी उस बंदे को बुलाइएगा जो रील्स बनाता है, वो अगर आप उसको ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे ना, उनकी सारी डिस्कशन ये होती है कि यार ये ज़रा तड़का लगाओ, ये बात आपने ज़रूर करनी है ताकि ये लोग देखेंगे।
उसका भी फोकस आपके जहन में नशा डालना है, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी भी कोशिश है कि आपको एंगेज रखा जाए, और आपके दिमाग की भी कोशिश है कि वो एंगेज रहे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो ऐसे कंटेंट को ज़्यादा देखेगा जिसमें लज्जत है, प्लेयर है, जिसके अंदर कोई विजुअल कंटेंट अच्छा है, कैची है, और उस पे ब्रेन को एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो आपको लगता है कि ये हमें नशे की आदत डाल ये नशा है, बेसिकली रील इज एन एडिक्शन। अच्छा, ये रील एडिक्शन है, क्योंकि इसमें जो ड्रग का नशा है ना और रील का जो नशा है, इसमें एक चीज कॉमन है। क्योंकि चाहे आप रील देख रहे हो, चाहे आप कोई ड्रग एडिक्शन में मुलव्वस हैं, हो जाहिर है ड्रग एडिक्शन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं और भी हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ ये है कि दोनों में आपके ब्रेन में केमिकल होता है जिसे डोपामीन कहते हैं, वो दोनों में रिलीज़ होता है, और डोपामीन ही आपको एंगेज करके रखता है। क्योंकि जैसे आप एक रील देखते हैं ना, आपको प्लेयर मिलता है। जब प्लेयर इसलिए मिलता है कि आपके ब्रेन में एक रिवार्ड पाथवे है, वो एक्टिव होता है जिससे डोपामिन रिलीज होती है और आप प्लेयर फील करते हैं। अब जैसे ही आपने रील को साइड पे किया, वो डोपामिन साथ ही क्रैश कर जाता है। जो न्यूरोकेमिकल्स हैं ना, वो मिली सेकेंड के लिए अप होते पे डाउन भी ऐसे जाते हैं। तो जैसे आपने डोपामिन ऊपर जाने से इंजॉय किया, अब डोपामिन जैसे नीचे आएगा आप डाउन फील करेंगे, फिर अगली रील देखेंगे, फिर आपको वो उठाएगा। इसी तरह आपको रील्स हुक करके रखेंगी, 2 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे, और अगर आप इस काम पे लग गए तो ये एक नशे से काम नहीं है। तो ये वक्त की तकसीम की जो हद है, ये कितनी मुतासर होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रील्स देखने से? देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपका जो बिहेवियर्स होता है ना, वो एक बिहेवियर दूसरी जगह पे रेप्लिकेट होता है। फ़र्ज़ करें आपने ब्रेन को अटैच कर लिया 30 सेकंड की फोकस के ऊपर, कि आपने 30 सेकंड फोकस रहना। अब मुझे ये बताएं कि बच्चा जो है, जो हम 2-2 घंटे का क्वेश्चन लिखते थे या पढ़ते थे, अब बच्चा कैसे पढ़ेगा मुझे बताएं, अगर वो रील्स पे लग गया? क्योंकि उसने बिहेवियर उधर भी रेप्लिकेट हो रहा है। हम फर्ज करें एक बच्चा जो है वो बस स्टॉप पे वेट कर रहा है ना, वो 30 सेकंड वेट नहीं कर पाएगा, उसको एग्रेशन होगा, क्योंकि वो रील वाला जो बिहेवियर है वो दूसरी सिचुएशन में भी फॉलो होगा, उसमें पेशेंस की कमी होगी, उसके अंदर वो उस तरह का ठहराव नहीं आएगा, एग्रेशन बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगा। तो इस तरह जब आप रील्स देखते देखते आपको रात हो जाएगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। अब इसमें एक जो चीज़ है ना, जो आपकी नींद डिस्टर्ब होती, इससे आगे बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। अच्छा, जो लोगों की तवज्जो है, अटेंशन स्पैम जो होता है, ठीक है, हम जो एक दूसरे को तवज्जो दे रहे होते हैं, वो उसका दौरानिया भी तो कम हो जाता होगा, अब उसकी भी तो टेंशन अब जी बिल्कुल कम होता है। आपने देखें, ब्रेन को आप ट्रेन कर रहे हैं 30 मिनट के फोकस के ऊपर, 30 मिनट के फोकस के ऊपर आप ट्रेन कर रहे हैं, अटेंशन स्पैन काम ही नहीं करता, कम हो गया। लेकिन आपने 30 मिनट तक फोकस अपना कर लिया रील्स देख देख के। आप जहां पे भी जाएंगे ना, आपका फोकस इतना ही होगा। आप क्लासरूम में जाके बैठे ना, 15-20 सेकंड के बाद आप टीचर को सोने नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया पहले 30 सेकंड के फोकस के लिए। तो आपका ब्रेन हर जगह पे इतना ही कोई चीज देखना चाह रहा है, इतनी ही चीज कोई करना चाह रहा है। किसी की बात भी सुननी है तो बस थोड़ी देर के लिए आप गायब। देखें, आप फर्ज करें कोई दोस्त है ना, कोई 10 साल बाद मिले, मैं कहता हूँ आएंगे, 10 मिनट मिलने के बाद अपने मोबाइलों पे नहीं लग जाते? अब बताया ना मुझे, ऐसे नहीं होता क्या भैया? आप 10 साल बाद मिले या 5 साल बाद मिले, मोबाइलों को कहीं डस्टबिन में थोड़ी देर फेंक दो, अच्छी तरह मिल लो, नहीं हुआ जाता उनसे। सर, मैं कितने मियाँ बीवी देखती हूँ, मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ खाना खाने के लिए, बीवी अलग अपने मोबाइल पे तो मियाँ अलग अपने मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे। ये एडिक्शन है। हाँ। कैंडल जल के कह रहा है सिलसिला ये चाहत का, ना मैंने बुझने दिया तो बुझ गया, तेरे कैंडल लाइट डिनर हो रहा है, 2 मियाँ बीवी, तो वो अपनी रील में मसरूफ हैं फुल। अब ये बताएं, बच्चे अपने आईपैड में मसरूफ हैं। भाई ये कैसी जिंदगी है? ये आपको खाने पे गए नशा है। मैंने आपको कहा ना कि रील एडिक्शन है, रील्स की एडिक्शन है। सर, इस नशे की बात के साथ एक ब्रेक लेंगे, मगर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। एप्पल कंपनी के जो CEO हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमने मोबाइल तो बनाए हैं, मगर आप अगर किसी की आंखों में देखने से ज़्यादा मोबाइल में देख रहे हैं ना, तो फिर आप गलत रास्ते की तरफ चल रहे हैं। ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक। हम आज रील्स देखने के नुकसानात पे बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पे फ़ायदे तो इसके बहुत ना ही होने वाले थे, मगर हम थोड़ी सी टेम्परामेंट पे भी बात करेंगे। ये जो एक लंबी डॉक्यूमेंट्रीज़ कुछ पहले जैसे हम लोग देख रहे होते थे, ठीक है, आधा आधा घंटा और ये ऑल दैट वीडियो, अब 3-4 मिनट की जो वीडियो है वो हम फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे होते हैं, ठीक है ना, जल्दी 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 जो उसका एंड है बस वो देख लेते हैं। सिनेमा में बैठ के हमें कोफ तोड़ी होती है कि हमें आगे पता चले क्लाइमेक्स क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। तो इससे भी तो हमारे मूड्स वगैरह, जो हमारा टेम्परामेंट है वो डिस्टर्ब तो रहता है। तो अब इस टेम्परामेंट को हम मैनेज कैसे करें? कोई हमारी काम की जगह, कहीं ऑफिस में बैठे हुए हैं, कभी शो कर रहे हैं या कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी जगह पे, अब वो टेम्पर हमारा वो तो हमारा साथ ही नहीं दे रहा, उसको कैसे बैलेंस करना है? देखिए, पहली बात तो ये कि रील्स के जितने हमने साइड इफ़ेक्ट डिस्कस किए उसमें कुछ फ़ायदे भी थे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप टोटली रील्स ना देखें या देखें, लेकिन ये कि जो भी देखें आप कॉन्शियसली देखें, कि जो मैं देख रहा हूँ उसको कॉन्शियसली होकर देखें कि मैंने कब देखना है, कितना देखना है, ज़रूरत पे देखना है, अपने सब्जेक्ट के हवाले से आपने देखना है। तो बेसिकली अगर आप कॉन्शियसली होकर देखेंगे ना कि आपने कब देखना है, किस चीज़ को देखना है, तो इस साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस, इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि आप बड़े इमोशनली इंटेलिजेंट हैं कि आपने किस चीज़ को देखना है, कब देखना है, कितना देखना है, एंड यू हैव फुली कंट्रोल ओवर योर माइंड। तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना है। बेसिकली हमारे माइंड जो है ना, हमें कंट्रोल कर रहे हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। जिस बंदे ने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया वो विन है, और जिसके माइंड ने उसको कंट्रोल कर लिया वो ख़त्म है। क्योंकि आपने माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड हमें कंट्रोल बेसिकली कर रहा है ज़्यादा लोगों को, इसलिए हम जल्दी कन्विंस हो रहे हैं, जल्दी मैनिपुलेट हो रहे हैं, जल्दी एडिक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो खूबी इंसान में होनी चाहिए ना, वो इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, ताकि वो आपको एक कॉन्शियस अवेयरनेस देता है कि आपने कौन सा काम कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, और आपको उसके कॉस्ट और बेनिफिट्स का पता होता है कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। अच्छा, जो नौजवान नस्ल है ये सुस्ती और काहिली का शिकार भी तो हो रही है रील्स देखने की वजह से। होती है बिल्कुल, क्योंकि देखें जब आप रील्स देखते हैं ना, पहली तो बात ये कि आपका जो माइंड है ना वो भी प्रोन होता है रील्स देखने के लिए, यानी कि वो उसकी कोशिश होती है कोई ऐसी चीज़ देखी जाए जिस पे एफर्ट ना करनी पड़े। अब रील देखने में कोई एफर्ट नहीं है। ये दिमाग की एक नेचर है, ये चाहे इसकी बुरी नेचर कह लें, कि दिमाग हमेशा ऐसी चीज़ को ज़्यादा प्रोसेस करता है जिसमें एफर्ट ना लगे। देखिए ना, एक बच्चे को रील देखना आसान लगता है या केमिस्ट्री की बुक उठा के पढ़ना आसान लगता है? क्योंकि रील में मुश्किल चीज़ नहीं है। और जो कंटेंट क्रिएटर है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो कंटेंट क्रिएटर है वो भी ऐसी चीज़ डालेगा जो बिल्कुल आसान हो, क्रंची हो, और जो सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी आपकी साइकोलॉजी को मॉनिटर करते हैं कि ये बंदा किस तरह की चीज़ देखता है, वो उसी तरह की चीज़ ला के देता है। फर्ज करें आप एक फ़नी वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो आपको मौलाना रूमी की कोटेशन आपके सामने नहीं रखेगा, क्योंकि मौलाना रूमी की कोटेशन जब पढ़ेंगे ना आपका दिमाग हिलेगा समझने के लिए, क्योंकि डेप्थ में वो बात होगी। तो डेप्थ वाली बात अब हम एंटरटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उस चीज पे लग गए। हाँ, अगर आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया ना कि मैंने हर वो चीज देखनी जिसमें चैलेंज हो, जिसमें मुश्किल चीजें हो, जरा ज़हन पे बर्डन आए, तो फिर आप उसी चीज पे लग जाएंगे, उसकी भी आपको आदत पड़ सकती है। तो आप आदत जो है ना ऐसी चीजों की डालें जिसमें आपका दिमाग चैलेंज हो, क्योंकि जब आपका दिमाग चैलेंज होता है ना तो आप ज़हीन भी होंगे। सर मुझे लगता है सोल्यूशन नंबर 1 भी है जो आप बता रहे हैं जी, कि आपने अपने माइंड को चैलेंज में रखना है। चैलेंज देखें, जो इंसान, देखें मैं यहाँ पे एक ऐड ऑन चीज़ कर दूँ कि अल्लाह ताला ने जितनी भी इस्लाम के अंदर प्रैक्टिसेस हैं ना, वो हर प्रैक्टिस की सवाब अपनी जगह है, उसका दर्जात अपनी जगह, लेकिन उनमें जो कॉमन एक चीज़ है ना वो ये है कि इस्लाम की हर प्रैक्टिस आपको इंटेलिजेंट बनाती है। सर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद ज्वाइन करेंगे दोबारा से, अभी मजीद कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। स्टे ट्यून।
वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम रील्स देखने के सॉल्यूशंस के ऊपर अब बात करेंगे कि अगर इस तरह के हमें मसले हो रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो सुस्ती काहिली का शिकार हो रही है और ये एडिक्शन ऐसे नशे की तरह फैलता जा रहा है, इसके जो नुकसानात हैं अब उससे कैसे बचा जा सकता है। अब ये एडिक्शन जो है कैसे अब सपोज़ मुझे एक रील की देखने की आदत है, अब उस रील देखने की आदत को मैं कैसे छुड़वा सकती हूँ? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप समझते हैं, पहली बात अवेयरनेस है कि आपके लिए रील देखना वाकई नुकसानदेह है। ठीक है, हो सकता है मेरे लिए मैं एक बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ें निकालता हूँ रील में से, बहुत सी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, मैंने चैनल ऐसे देख रहा हूँ जिसमें मेरा फ़ायदा हो रहा। अगर आप कॉन्शियसली समझती हैं कि मेरे लिए रील बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक आप असाइन कर दें टाइम कि मैंने इसी टाइम सिर्फ रील देखनी है। 1 घंटा आप असाइन कर लें, उसमें वो काम ही वही करें, कोई और काम ना करें कि जी मैंने रील्स देखनी, हो सकता है मैंने वहाँ से कोई कंटेंट लेना है या मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं या इन्फॉर्मेटिव हैं, तो आप एक असाइन कर लें टाइम। ठीक है। दूसरा, आप ये काम करें कि आप अगर आपका जो एडिक्शन टाइम है वो ज़्यादा है, तो कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि उनकी हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई और काम ना हो। देखिए, इंसान के पास अगर काम कोई और नहीं है ना, तो जो होगा वो वही करेगा, क्योंकि माइंड जो है वो अकेला नहीं बैठ सकता। तो अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसी लेके आएं जिसमें आप बिजी हो जाएंगे, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली टाइम कम हो जाएगा। ठीक है ना। वो लोग हैं जिनके पास वो कोई टाइम और काम नहीं है, तो उनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव काम डालें। रील्स देखने के लिए एक टाइम फिक्स कर लें, अपनी ज़िंदगी में और ऑप्शन क्रिएट करें। जब आप सारा दिन थके थकाए आएंगे ना, तो आपको रील की तरफ ख्याल ही नहीं जाएगा। जिससे मुझे लोग कहते थे कि फलाल को तुमने आईपैड से कैसे बचाया है ना, मेरी बेटी जो 10 साल की, तो मैं कहती थी वो स्विमिंग पे चली जाती है, आती है तो फिर हॉर्स राइडिंग पे चली जाती है, अब छुट्टियाँ आई तो फुटबॉल पर डाल दिया उसको सीखने के लिए। तो मैंने कहा कोई ना कोई एक्टिविटी आती है, इतनी थकी भी आती है, उसको भूख लगती है, उसके बाद टिका के सो जाती है। देखें, आपके पास जितनी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी होंगी ना, आप यूजुअली उतना कम टाइम दोगे। ये घर में वेली बैठी होगी तो लगी रहेगी। ऑब्वियसली आपके पास जो चीज अवेलेबल है ना, आप उसी में करने की कोशिश इसका मतलब हमारा जो वेला टाइम है, पहले हमने उसको मैनेज करना है कि हमने अपने वेले टाइम को इतना फजूल, इतना लंबा नहीं रखना। घंटा अगर वेला टाइम, इट्स अफोर्डेबल, राइट? घंटा हम देख सकते हैं, स्पेसिफिकली कोई रील जिससे कोई कंटेंट या कोई फ़ायदा, या कोई कुकिंग सीख रहे हैं, कोई घर पे बैठ के कोई शो देख रहा है, या कोई ऐसे शो जैसे ओपरा शो, कोई और शो, कोई ऐसे शो जिससे बहुत ज़्यादा कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है ना। या फिर कोई अगर आप ऑनलाइन कोई क्लासेस ले रहे हैं, उसके रेलेवेंट अगर आपने कोई रील्स देख ली, वो देख सकते हैं, मगर घंटा इज़ इनफ। जी, मैं इसके ऊपर एक बड़ी अप्रोच दे दूं। आपने ना एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, 8/8/8। ये क्या है? ये फार्मूला ये है कि 8 घंटे आपने सोना है। अच्छा, 8 घंटे आपने अपना प्रोफेशनल काम करना है। 8 घंटे? 8 घंटे, यानी कि आप स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ाई में 8 घंटे जाए, स्कूल में 8 घंटे लग जाते हैं। हाँ, ठीक है ना। 8 घंटे आपकी जॉब है, 8 घंटे आपको काम करते हैं, जो भी आपका करियर है ना, 8 घंटे उसको दें, 8 घंटे सो जाएं। बाकी जो 8 घंटे बचे हैं ना, इसमें आप अपने खाने मैनेज करने हैं, अपनी नमाजें मैनेज करनी है, और अपनी एक जो अपनी हॉबी है उसको लाइक घंटा आप रील को भी दे दें। आई डोंट माइंड, अगर आप उससे रिलैक्स होते हैं तो। लेकिन ये है कि आपका एक उसमें डिसिप्लिन हो। 8 घंटे सोना, 8 घंटे आपने अपना करियर को टाइम देना, और 8 घंटों में से जिसमें नमाज है, जिसमें खाना है, जिसमें कोई आप जो है वो कोई आपकी हॉबी है, आप एक्सरसाइज पे जाते हैं, जिम पे जाते हैं, वो भी सारे टाइम, ये 8 घंटे आपके लिए बहुत है। और 1 घंटा आप रील को दे दें, असाइन कर दें कि मैंने, हाँ वो टाइम आपने, हाँ। वो आपने टाइम तब नहीं देना। देखिए, रील की टाइमिंग भी बड़ी मैटर करती है। एक टाइम अगर आप रील देख रहे हैं तो लेस डैमेजिंग है, दूसरे टाइम पे देख रहे हैं ज़्यादा डैमेजिंग है। अगर आप सोने से पहले कम से कम 2 घंटे मोबाइल को हाथ ना लगाएं। सोने से पहले 2 घंटे, अच्छा, 2 घंटे पहले। क्योंकि रील देखने के ना दो तरह से नुकसान है। एक तो रील का कंटेंट आपको नुकसान देता है, वो आपको एडिक्टिव करता है। दूसरा, मोबाइल इटसेल्फ, यानी मोबाइल की जो स्क्रीन है, जिससे ब्लू लाइट खारिज होती है, और ब्लू लाइट जो है आपके जो सोने वाला हार्मोन है ना, उसको कम करता है, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। अच्छा, ब्लू लाइट मोबाइल से आती है। तो जब आप अब सोने वाला हार्मोन जो है वो आपके रूटीन टाइम जो सोने का, उससे 2 घंटे पहले खारिज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो अगर आप मोबाइल भी पकड़े हुए हैं और साथ सोने से 2 घंटे पहले आपने पकड़ लिया, तो जो सोने वाला हार्मोन है मेलाटोनिन, वो सेक्रीट ही नहीं होगा, वो कम होगा, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो है वो नींद खराब होगी।
तो ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रील को टाइम देना, 4-5 घंटे सोने से पहले आप असाइन किया हुआ, आप इंजॉय करें, आप जो भी एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं कर लें। सर एक और नई चीज़ चल रही है, वॉशरूम में बैठ के भी कहानियाँ हो रही हैं। रील वॉशरूम में, पहले बंदा वॉशरूम जाता था तो 1 मिनट के अंदर बाहर आ जाता था, अब बंदा या बंदी वॉशरूम जाती है तो 15-20 मिनट से पहले बाहर नहीं आता कोई। देखें, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि भाई पहले तो अखबार का सुना था मैंने ना कि अखबार बंदा लेके तो वॉशरूम में जाता है, अब बंदा रील लेके जाता है। यार क्या चल रहा है ये? देखिए एडिक्शन है ना, तो एडिक्शन जब आपको किसी चीज की भी हो जाए ना, ठीक है, तो उसमें हर चीज फेयर होती है। जिस तरह कहते हैं ना कि मोहब्बत भी एक नशा है, तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो आपको तमीज ही नहीं रहती कि आप कौन सी चीज कहाँ पे कर रहे हैं। तो ये एक नशा है, बिल्कुल नशा है, इसको अंडरस्टैंड करना होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छी तरीके से आपने एलैबोरेट किया। आपका जो भी टाइम है उसमें मुझे ये 8 वाला जो इनका था ना, 8/8/8, ये सबसे अच्छा फार्मूला है, इसको हम अपनाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इसमें ही सलूशन है हमारा कि 8 घंटे काम करें, 8 घंटे नींद लें और 8 घंटे हम अपनी सारी जो हॉबीज़, एक्टिविटीज़, नमाज और हमारा जो लोगों से मिलना जुलना, उलन बिलन, सब कुछ हम इसमें खेपा खापी कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, एक ब्रेक के बाद मिलता है। ये नाज़रीन, एक छोटी सी दुआ के लिए मैंने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट कर दूं। हमारी टीम मेंबर एक है, इमरान साहब हैं, और इमरान साहब हमारी टीम का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कल जो है स्विमिंग पूल पे नहाने के लिए गए थे वो, और वहाँ पर वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, स्लिप होकर गिर गए हैं, तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। उनके कूल्हे पे बहुत बुरी चोट आई है, जिसकी वजह से शायद अंदेशा है कि उनकी डिस्क जो है वो हिल जाएगी। अल्लाह उनके लिए बेहतरी फरमाए और उनके दर्द में आसानी करे। तो मैंने कहा आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूं कि हमारी टीम के बहुत ख़ास मेंबर हैं जिनके कूल्हे की डिस्क हिल गई है, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, आज छुट्टी पर हैं। अच्छा जी, अब नाज़रीन, हम एक ख़बर आपको बहुत ज़रूरी सुनाना चाहेंगे। जो चलास में जो थक नाला है, वहाँ की मज़ीद अपडेट्स भी अभी बिल्कुल सामने आ गई है। कि पहले तो ये था ना कि जिनकी डेथ हो गई थी, जैसे 4 लोगों के बारे में पहले सुनने में आ रहा था, कंफर्म किया जा रहा था, मगर अब मज़ीद और भी जो लोगों की डेथ्स की बॉडी हैं, लापता होने की जो ख़बरें हैं वो पता चल गया, जिसमें से 9 अफराद की कंफर्मेशन जो है वो हो चुकी है, 9 लाशें जो हैं वो मिल चुकी हैं। हाय अल्लाह। और इसके अलावा जो है ना, एक निजी टीवी चैनल की एक एंकर पर्सन है और उनकी फैमिली जो है वो भी लापता है। अब वो कहाँ हैं, किधर हैं, उनके बारे में किसी को नहीं पता, मगर उनका जो एक पर्स मिला है उसमें उनका आईडी कार्ड मौजूद है और उनकी कुछ पर्सनल ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ से उनका कंफर्म हुआ है कि यहाँ ये वाली फैमिली भी जो है ना वो लापता है। आप प्लीज़ उनसे, मतलब मैं ये आप सबको देखने वालों को कहूँगी, उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिए, क्योंकि दुआ एक मौज़े का काम करती है और किसी भी तरीके से जो है ना वो काम कर सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, दुआ कीजिए कि वो फैमिली मिल जाए जो लापता है और सही सलामत मिल जाए। नाज़रीन, अपनों को खोने का जो दुख है वो वही जान सकते हैं जिनके ऊपर ये बीतती है। उनके साथ उनका बच्चा भी, उनके हस्बैंड भी, वो सब लापता है। खुदा के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि दुआ मौज़े का काम करती है। पहाड़ी इलाकों में फंस गए, और आप लोग भी देखें, मज़ीद डिटेल यही है कि अब तक 20 अरब रुपए तक का अंदेशा है कि नुकसान हो चुका है सैलाब की वजह से। तो जो लोग ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी जो है ना कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो जाएंगे, तो उनके लिए तो भी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि हमारे क्लाइमेट बर्स्ट जो होते हैं, जो चेंजेस होती हैं, किस तरीके से होती हैं। आप देखें हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में वो पहली वाली सर्दी अब कहाँ रही है। सर्दी में भी अब इस दफ़ा बहुत कम बर्फ़बारी हुई है। तो ये क्लाइमेट चेंजेस है ना, ये रियल है, ये असल में हमारी चेंजेस आ रही हैं। इसके लिए जौन सा जो है ना, अब दरख्त वग़ैरह इसको काटना, पौधों को ना लगाना, ये ना कीजिए, ये मज़ीद नुकसानदेह है। ये क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं इसमें हमें मज़ीद दरख्तों की ज़रूरत है। तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेज़ी से जो पिघल रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। दुनिया में जो बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं ना, उनमें कुछ ऐसे बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी हैं। तो अब उनका भी साइज़ जो है ना, उन ग्लेशियर्स का साइज़ भी छोटा हो रहा है।
और ज़्यादा गर्मी की वजह से पता आपको होता ये है कि जिन ऐसे कोई इलाकों में अगर बादल आते हैं ना, तो अगर गर्म हवा या कोई ऐसी गर्मी होती है तो बादल बहुत तेज़ी से बारिश बरसाना शुरू कर देते हैं, और वही बहुत ज़्यादा सुहेर हो जाए तो क्लाउड बस्ट हो जाता है। तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि जितने भी अभी तक के जो लापता अफराद हैं अपनी फैमिलियों के समेत, बिना फैमिली के, ये सही सलामत मिल जाए। अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम फरमाए, इनकी ज़िंदगी के साथ इनको सही सलामत जो है वो अपने घरों को लौटाए, और सही ज़िंदा सलामत जो है ना वो जल्द उनका पता चल जाए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। ये देखें नाजरीन, मैं क्या करती होती हूँ कि जब मैं मेकअप कर लेती हूँ उसके बाद मेरे जो तिल है ना फेस पे, मेरे बहुत सारे तिल है चेहरे पे, जो शायद आप लोग को तो दिखते कोई नहीं है, मगर मैंने देखें एक ये तिल अपना नुमाया के द्वारा ये मैंने अपने तिल को इन्हेंस किया दोबारा। मुझे बड़ा पसंद है। मेरी बेटी बहुत गुस्सा करती है, मेरी बेटी कहती है जो आपके तिल होते हैं ना चेहरे के, उनको आप हटाया ना करें, हल्की सी हम, क्योंकि आई डोंट पुट द बेस, आई पुट द बेबी क्रीम, जिससे ग्लो बहुत अच्छा आता है चेहरे पे। तो शी ऑलवेज से कि आप जो है ना उसके बाद जब, क्योंकि वो लग जाती है उसके बाद एक पाउडर की भी लेयर आ जाती है, आप तिल को वापस जो है ना इन्हेंस किया करें। मैं वापस कर देती हूँ। तो आज मैंने आपको लाइव दिखाया कि तिल चेहरे की खूबसूरती है, उसको नुमाया रखा करें, उनको बेस की लेयर के पीछे छुपाया मत करें। दिस इज़ द ब्यूटी। हमारे पास ज़बरदस्त एक डाइटिशियन है, वर्दा सिकंदर मौजूद है, और आज हम इनसे इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जब हम 30 या 35 की जो एज है वो जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमें उस वक्त जो है ना कोई बॉडी में चेंजेस हो रही होती हैं, वाकई में हो रही होती है। डाइट के हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना चाहिए। वो जो हम 18-20 साल वाली उम्र में जो खाओ, कुछ भी मसला, बड़े बड़े आपको पता है ना, लोग कहते हैं अगर 16-18 साल का बच्चा कुछ खा रहा होता है तो उसको कहते हैं खा लो यही उम्र है, नहीं लग रहा, खा लो रगड़ जाओ। हम हमेशा छोटे बच्चों को कह रहे होते हैं 16-17 साल के, यही हम 30-35 के बाद के जो लोग होते हैं उनको ये नहीं कहते कि रगड़ जाओ यही उम्र है। क्यों? क्योंकि 40 साल आपकी गुजर जाती है ना, तो आपकी डाइट में आपको बहुत सारी चीज़ों के चेंजेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो शुगर प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में से, वो आपको थोड़ा सा माइनस करना पड़ता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ें जैसे कुछ लोगों को दूध के बाद बड़े मसले शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको बाद में पता चलती हैं वो उनको अपनी डाइट में से माइनस करने पड़ जाते हैं। आपको जो है ना वाइटामिन्स को बढ़ाना पड़ता है, मतलब आपने 30-40 के बाद जो है अपनी बॉडी में वाइटामिन्स की इंटेक ज़्यादा करनी है, मगर वो वाइटामिन्स की इंटेक कर नहीं पाते क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे होते हैं, कार्ब ज़्यादा ले रहे होते हैं। अच्छा, तीसरा एक और जो मेन मसला ये आता है कि जब इंसान 30 और 40 साल की उम्र में पहुंचता है ना, तो उस वक्त उसको पानी की शदीद ज़रूरत होती है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसको प्यास ज़्यादा लगती है, मगर वो पानी कम में भी गुजारा कर लेता है, पानी कम पीता है, उसको पानी इतना नहीं चाहिए होता है। उसके बाद जब एज बढ़ रही होती है तो बड़ा जब इंसान हो जाता है उसको प्यास कम लगती है मगर उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो फिर आप ये देख लें कि जवानी में तो इंसान 3-3 4-4 रोटियां भी खा जाते हैं, मगर जब 40 साल बंदा क्रॉस करता है ना तो फिर आपको मसले शुरू हो जाते हैं, या आपको रोटियां चपातियां भी अपनी कम करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, क्या रूटीन है, व्हाट डूज एंड डोंट्स हैं, हम पूछेंगे वर्दा सिकंदर से। या द लेडी स्लायू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड फिजा, यू आर द होस्ट जिसकी एनर्जी आती है ना, हम लोग भी फॉरन एनर्जेटिक और अलर्ट हो जाते हैं। यस, दैट्स द एनर्जी जो लेट 30s में होनी चाहिए। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गुड न्यूट्रिशन, फिटनेस एंड मैनेजमेंट। एंड दैट्स माय गुड फ्रेंड। यस, यू आर माय गुड फ्रेंड। Yeah, चलो जी, अब हम बात करेंगे कि 30-35 के बाद सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम इस पे कौन सी चीज़ें माइनस करनी है बाद में बात करें। हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं अभी जो कर रहे हैं? अच्छा, करंटली जो हम गलतियां कर रहे होते हैं ना अपने लेट 30s में, वो ये कर रहे होते हैं कि हम समझते हैं कि अब हम वीक हो रहे हैं, हमारा मसल डिक्लाइन कर रहा है, हमारी एनर्जी डिप्राइव कर रही है, ख़वातीन के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, मेल्स का पेट निकल रहा होता है, खाना उस तरह डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, और इन सारी चीज़ों पे हमारी एक सोच होती है कि अब हम खाएंगे तो हम बचेंगे, हम जितना खाएंगे हम उतना बचेंगे। और इसमें जहाँ न्यूट्रिशन को, मैं एक चीज़ कहती हूँ, इसमें डाइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपने अपनी डाइट को करेक्ट करना है, फाके भी नहीं करने, चीज़ों को निकालना भी नहीं, लेकिन राइट करेक्शन उनकी करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छा, उसके बाद एक गलती हम कर रहे होते हैं कि ये उम्र है, इसमें मैंने अक्सर लोगों की एक आदत देखी है, अपने साइड टेबल्स हैं उस पर जी बहुत सारे नट्स के पाउडर्स बना बना के जा रखे हैं और दिन में 3-4 बार खा रहे हैं कि हमारे अब अंदर ताकत कम होने वाली है, तो इसलिए अब हम जितना ज़्यादा अपने अंदर स्टोर, उतनी टॉक्सिसिटी भी आप ज़्यादा कर रहे हैं। हर चीज़ को बैलेंस लेना है लेकिन राइट लेना है। तो इसमें मैं सबसे पहले बताती हूँ कि 30s में कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं और उन चेंजेस के साथ कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको हेल्प करेंगे और काम करने में मदद करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी बॉडी के अंदर, जैसे आपने अभी बात भी की, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों कम करना है? जिस्म के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के होने का चांस बढ़ जाता है। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये होती है कि अब हमारे जो स्टोर्स होते हैं ना, जो हमने खा खा के अपने अंदर स्टोर्स बनाए होते हैं, वो स्टोर्स यूटिलाइज होने लग जाते हैं। अब वो स्टोर्स जब यूटिलाइज होते हैं, अब हमें उन्हें यूटिलाइज होने देना चाहिए बजाय के ऊपर से और स्टोर्स क्रिएट करने के। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है, स्किन ढलने लग जाती है, स्किन रिजुविलेट करने लग जाती है। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कोलेजन बहुत ज़रूरी है, आपने अपना कोलेजन एश्योर करना है। उसके साथ दूसरी चीज़, हज़म करने के मसले जो आ रहे होते हैं उसमें आपने फाइबर कॉर्पोरेट करना है। और उसके साथ जो अब एक और मसला होता है, घुटने और जॉइंट्स का मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, आपने खाना ठीक खाना है। अब ठीक खाने की तरतीब क्या होती है, तो उसमें मैं आपको एक डाइट प्लान बता देती हूँ जो लेट 30s में लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मैं बताऊंगी तो उन्हें इतनी समझ नहीं आएगी। अच्छा। अब लेट 30s में आपको डाइट प्लान बताने से पहले एक चीज़, ऐड सप्लीमेंट्स इन योर डाइट। इस टाइम में सप्लीमेंट्स ऐड करना बहुत जरूरी हो जाता है। 30-40 की एज में सप्लीमेंट्स इज नेसेसरी। डाइट के साथ आपने सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमारे अंदर बढ़ जाएगी। अब जैसे मेनोपॉजल टाइम होने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम उस तरह अब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी के अंदर, तो इस वजह से एडिशनल बाहर से भी हमें कैल्शियम लेना है। पट्ठे, काफ मसल, हर जो 30s में बंदा आएगा ना, वो कहेगा मेरे पट्ठे हर टाइम खिंचे रहते हैं, तो इस वजह से हमें एडिशनल मैग्नीशियम अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। विटामिन डी आपका कहीं से पूरा नहीं होगा, आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट ऐड करना है। अब्जॉर्प्शन जो होती है ना जिस्म के अंदर, वो अफेक्ट हो जाती है और डाइट से वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही होती, तो इसलिए एक तो मैग्नीशियम का सप्लीमेंट ऐड करना है। कैल्शियम का सप्लीमेंट ऐसा होना चाहिए, आप, मैं यहाँ कोई ब्रांड नहीं मेंशन करी, किसी भी ब्रांड, अच्छे ब्रांड का, जिसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है, 1000 से 1200 mg उसकी डोजेज होनी चाहिए एक दिन की। उसके बाद दूसरी चीज़ ये, कोलेजन ज़रूर ऐड करें। पता है क्या होता है, इंसान को एजिंग फील कैसे होने लगती है और इंसान की एजिंग आपको कितना अफेक्ट करती है। एजिंग इस तरह अफेक्ट करती है कि जब आप देखते हैं ना आपकी स्किन की कोलेजन ख़त्म हो रही है, ख़वातीन की स्किन सैगी हो रही है, मर्द की एनर्जी कम हो रही है, अब वो चीज़ साइकोलॉजिकली आपकी पूरी एनर्जी को इम्पैक्ट डालता है। आप कहते हैं कि यार मेरे में अब ताकत नहीं, बुढ़ापा फील होने लग जाता है और ये सारी चीज़ें। तो इसलिए कोलेजन आप बाय सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स हैं, मैं यहाँ मेंशन करती चलूँ, पायों का शोरबा, बहुत ज़बरदस्त अमाउंट में कोलेजन उसके अंदर मौजूद होता है, तो कोशिश करें पायों का शोरबा जो है हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल किया जाए, उसमें तरियाँ नहीं डालनी, तेल के बगैर। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि विटामिन सी वाले फूड्स, विटामिन सी वाले फूड्स के अंदर पॉलीफिनोल्स और कार्टियोनाइड्स मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं कि आपको एंटी एजिंग तौर पे आपके जिस्म में काम करते हैं, एंटी कैंसरियस तौर पे काम करते हैं, आपकी एनर्जी को बेहतर रखने में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ फाइबर, जो आम हम रूटीन में कहते हैं कि 25 ग्राम एक आम इंसान को फाइबर लेना चाहिए, लेकिन 30 में आपने अपने मैदे को, वो कहते हैं ना कि पहले आपका पत्थर हजम होता है तो उसके बाद ये होता है कि आप थोड़ा सा कुछ खाएं, मैदा डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो मैदे को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप 30 से 35 ग्राम फाइबर का इस्तेमाल डेली रूटीन में करें। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स कम करनी है। अब हम फाइबर में तो खीरे वगैरह खा लेते हैं, जी जी जी, कुछ प्याज वगैरह का सैलेड भी खा लेते हैं, तो इज दैट इनफ? मगर कुछ लोग कहते हैं खीरा इतना अच्छा फाइबर नहीं है, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि खीरा का जो असल मौसम है वो सिर्फ 3 महीने होता है। बिल्कुल, बाकी जो ये खीरे आ रहे हैं जो हम हरे हरे कलर के लेते हैं, ये तो हरी, ये कोई खीरे कोई नहीं है, सिर्फ पानी है, ऐसा ही है। अच्छा, अब इनके अंदर जो है ना वो बड़ी कम अमाउंट फाइबर की मौजूद होती है। अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 3 से 4 ग्राम फाइबर होगा, इससे ज़्यादा फाइबर नहीं, क्योंकि ये वाटर बेस्ड, खीरा जो है वाटर बेस्ड फ्रूट भी, तो सबसे ज़्यादा अगर फाइबर का सोर्स जो है छिलके के साथ, हाँ, छिलके के साथ, बिल्कुल छिलके के साथ फाइबर बढ़ जाता है।
तमाम फल जिनके अंदर फाइबर और छिलके के साथ एक तो आपने फाइबर इस्तेमाल करना है। सीड्स इज अ अमेजिंग सोर्स ऑफ फाइबर। और ये जो हम हर टाइम कह रहे होते हैं ना, एंटी एजिंग फिश ऑयल ले लें, एजिंग को रिड्यूस करने के लिए ये ले लें, सीड्स से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप फ्लैक्सीड ऐड करें, पम्पकिन ऐड करें, तमाम जो ये मगज़ हैं ये अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, अश्वगंधा ऐड करें, वो इतना अच्छा एंटी एजिंग आपके जिस्म में काम करता है। और उसके साथ साथ चिया सीड, आप मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि चिया सीड तो आपने ज़रूर लेने हैं। इससे पहले मैं थोड़ा वापस रिवर्स करूँगी कि मुझे बता दें, सैलड की जो प्लेट है ना, तो उसको आम जो हम सैलड बना रहे होते हैं ना, जिसमें गाजर होती है, चुकंदर होती है, प्याज होती है, बंद गोभी होती है, खीरा, टमाटर, ये सारा कुछ, अब इनमें ये सारी चीज़ों में फ़ाइबर कितना कितना होता है और बेहतरीन फ़ाइबर कौन सा है, किस में ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है जो हम सैलड में रोज़ इस्तेमाल करें, जिसमें फ़ाइबर इनटेक हमारे पेट में ये आपने मुझे बताना है अभी ब्रेक के बाद, ठीक है? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि अब 30s और 40s के बाद इंसान को अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए, कौन सी चीज़ें एडिशनल खानी चाहिए और कौन सी अपनी लाइफ से माइनस करनी चाहिए। तो हमें वर्दा बता रही है सबसे पहले तो सैलड की क्वांटिटी के हिसाब से कि हम जो कौन से जो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं सैलड के लिए, जिसमें प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, ये सब कुछ हो गया, इसके हिसाब से आप हमें ये बता दें कि इनमें एक प्लेट के अंदर हमारे पास कितना सब कुछ होना चाहिए और इसमें क्या क्या ग्राम्स होते हैं। अच्छा, इधर मैं एक चीज़ पहले मेंशन करना चाहूँगी। पहले हम बात कर रहे थे क्वांटिटी पे, फाइबर की। अब अक्सर ये होता है कि अक्सर लोग होते हैं, एक खीरा खा लिया, थोड़ी सी बंद गोभी ले ली, 2-3 सब्जियों का कॉम्बिनेशन खा लिया, या मोस्टली एक ही, जैसे मूली का मौसम है एक मूली खा ली। अब इनके अंदर बहुत लेसर अमाउंट ऑफ फाइबर मौजूद है। अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल साइज गाजर की, तो उसके अंदर सिर्फ 2.8 फाइबर मौजूद है। अगर मैं बात करूं एक खीरे की, तो उसके अंदर 3.1 ग्राम फाइबर मौजूद है। अगर मैं बात करूं मटर की, अगर एक मुट्ठी हम मटर लेते हैं तो उसके अंदर जो है वो 5 ग्राम फाइबर मौजूद है। ब्रोकली के अंदर मटर में ज़्यादा है। हाँ, मटर में बड़ा अच्छा फाइबर मौजूद है। इसी तरह अगर मटर की बात करूं तो उसके अंदर जो है वो मैंने जैसे मेंशन क्या 5 ग्राम फाइबर है। उसके अलावा अगर पालक वगैरह की बात करें तो उसके अंदर भी फाइबर के अमाउंट 4.2 ग्राम एक हैंडफुल के अंदर मौजूद होती है। अच्छा, अब देखिए ये बहुत थोड़ा थोड़ा फाइबर है, अगर हम इसको इकट्ठा भी करें तो 8-10 ग्राम फाइबर होएगा। लेकिन एट दैट टाइम जब आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं, जब आपकी गट डिस्टर्ब हो रही है, हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, एजिंग आपके ऊपर आ रही है, तो इस टाइम में आपने हाई न्यूट्रिशनियस फाइबर वाला एक सैलेड का बाउल खाना है। अब ये एक ऐसा सैलेड बाउल है जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन में कोलेजन प्रोड्यूस होने लग जाएगा, आपकी डाइजेशन बेहतर हो जाएगी, आपको बाउल मूवमेंट इंप्रूव हो जाएगी। वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड हर टाइम डिस्टर्ब रहता है वो ठीक होने वाला है, आपके हेयर्स बेहतर हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपकी सैगी जो बॉडी हो जाती है पूरी वो इंप्रूव होगी। और ख़वातीन को लेट 30s में हार्मोनल इशू, प्री मेनोपॉजल इशू नहीं होगा। अब बगैर देर किए मैं बताती हूँ इस सैलेड की रेसिपी। इस सैलेड की रेसिपी ये है कि आपने क्या करना है, 10 ग्राम तक काले चने लेने हैं, 10 ग्राम सोयाबीन लेने हैं। आप उसके बाद क्या करना है कि थोड़ी सी बंद गोभी ले लें, थोड़ा सा खीरा ले लें, और थोड़ा सा एक किनवा हम लोग सुनते हैं अक्सर, वो क्या होता है कि उसके अंदर हाई फाइबर भी और पॉलीफिनोल्स मौजूद होते हैं। पॉलीफिनोल्स क्या होता है? पॉलीफिनोल्स क्या करते हैं कि एंटी एजिंग का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, आपके अंदर बीमारियों का होने का चांस बहुत कम कर देते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। वो आपने ऐड करना। ये होता है इस तरह कि किनवा अक्सर जैसे कार्ब्स की एक किस्म है, अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स कार्ब की एक किस्म है। क्या होता है कि इसको हम पकाते हैं, पका के किनवा, अक्सर इसका ऑमलेट लोग बना रहे होते हैं, अक्सर इसकी खीर बना के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अक्सर सलाद के अंदर उबाल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाई फाइबर फूड है बहरहाल। अच्छा, अब यह है कि आपने थोड़ा सा 4-5 ग्राम वो डाल लेना है। अब इसके ऊपर क्या करें, थोड़ा सा लेमन डाल लें, 1 चाय का चम्मच जैतून का तेल,
हेल्दी फैट्स बहुत ज़रूरी हैं। 1 चाय का चम्मच ऊपर जैतून का डाल लें, ऊपर आप काली मिर्च डाल सकते हैं, ऑर्गेनो पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपको हरा प्याज पसंद है तो थोड़ा सा हरा प्याज डाल स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर 5 ग्राम तक पीनट्स या आलमंड्स उनको सौते करके वो अच्छी तरह रोस्टेड करके भी डाल सकते हैं। सीड्स का 1 चाय का चम्मच ज़रूर ऐड कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये सैलड आपको तकरीबन 25 ग्राम तक फाइबर देगा। आपको नहीं होगा कि जी मैंने सुबह इतना मेरा फाइबर था, इतना एक दिन में आप ये बोल खा लें। इसको आसान खाने का तरीका है, आप दोपहर का खाना मिस करें, उसके बजाय ये फाइबर वाला सैलड खाएं। आपका वेट नहीं बढ़ेगा, मसल नहीं डिक्रीज होगा, आप असर के वक्त खा सकते हैं। अच्छा, लेट नाइट 8 बजे के बाद खाना अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये थोड़ा हाई फाइबर है और ये डाइजेस्ट होने में टाइम लेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स की बहुत अमाउंट मौजूद है। तो अब इसको आप बाआसानी बना सकते हैं। अब ना फिजा, इसके बाद मुझे पता है कमेंट सेक्शन में ना लोग कहने वाले हैं कि डॉक्टर साहिबा ये तो इतना मुश्किल सैलड है, हम इसे कैसे मैनेज करेंगे। मैं आपको बताती हूँ मैं खुद इस सैलड को कैसे मैनेज करती हूँ। काले चने और लाल लोबिया और किनवा, इसको उबाल के अपने फ्रिज में रख दें, 10 दिन तक ये खराब नहीं होगा। आपने क्या करना है, फटाफट एक बाउल लेना है, उसके अंदर उबले हुए आपके फ्रिज में पड़े हैं, 1 चम्मच उसका डाल लें, 1 चम्मच उसका डालें, थोड़ा सा किनवा, खीरा, बंद गोभी फटाफट काट के ऊपर 1 जैतून के तेल का चम्मच डालें। एक जार बना लें जिसमें आपने सीड्स, पीनट्स और जो आपको इस तरह के नट्स पसंद है उनको हल्का सा रोस्ट कर के पहले ही रख लें, वो ऊपर स्प्रिंकल करें, लेमन डालें। हार्डली 2 मिनट में ये सैलड तैयार हो जाता है। और आप यकीन माने दोपहर में आप काम पे, आपको भूख नहीं लगेगी, एनर्जेटिक आप रहेंगे, एजिंग आप पे नहीं आएगी और एनर्जी बड़ी अच्छी आपकी रहेगी। वाह, ये तो बड़ा आसान आपने रेसिपी के साथ हमें पूरा टिप बता दिया। इट्स, आई एम श्योर कि ये बहुत आपके लिए फाइबर वाला एक सैलड है कंप्लीट, और जो कि आपने हमें क्वांटिटी भी बताई है कितना कितना इसमें ग्राम जो है। अच्छा, अब हम साथ आते हैं रोटी के ऊपर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर शुगर पैदा कर रही है। 30-40 के बाद इट्स नॉट रिकमेंडेड एज दैट मच वी वर टेकिंग बिफोर, लाइक 16-17 साल की उम्र में हम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो दोनों इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब ये जो 30 और 40 के बाद की हमारी टाइम है, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह से मैनेज करें, कैसे माइनस करें, या खाना है तो कब खाना है? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल एक तो हमने मैनेज करनी है। एक कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमने अपनी रूटीन के अंदर 30 से 40% तक लेनी है। एक कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल बिग क्रॉस लगा देना है। अब वो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? रिफाइंड कार्ब्स, सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया। अच्छा, अब क्या होता है कि जो सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया है ना, अब जैसे अक्सर होता है नान खा रहे होते हैं, हलवा पूरियाँ खा रहे होते हैं, अब ये सब रिफाइंड कार्ब है। अब 30s में आपके अंदर ये जाके क्या करेंगी, फौरन शुगर लेवल स्पाइक करेंगे और आपके अंदर शुगर होने का चांस बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मोस्ट प्रॉबली अगर आपकी डेली रूटीन इस तरह की है तो आप प्री डायबिटिक हो जाएंगी। सफ़ेद डबल रोटी नाश्ते में इस्तेमाल नहीं करनी, सफ़ेद आटे से बनी रोटी नाश्ते में इस्तेमाल नहीं करनी। तो इसलिए सफ़ेद आटे से बनी जितनी चीज़ें हैं याद रखें कि इट्स वाइट पॉइजन। वाइट पॉइजन आप अपने हाथ से अपने मुंह में डाल रहे हैं, सो चॉइस इज योर। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अब जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए ज़रूरी हैं और वो इतनी नुकसानदेह नहीं है, विच इज़ हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास ओट्स आ जाते हैं, मल्टीग्रेन आटा आ जाता है, होल व्हीट आ जाता है। अब ये तमाम ऐसे हैं जिनके अंदर फाइबर की अमाउंट ज़्यादा होती है और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कंट्रोल होता है। ये आपकी शुगर को स्पाइक नहीं होने देगी, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज नहीं करेगी। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये वाली कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी रूटीन में ज़रूर ले सकते हैं। अब इधर फिर एक बात आ जाती है, वो ब्रेक के बाद आपने मुझे बताना है, जो भी बात है वो आपने बस अभी मेरे और अपने तक रखनी है, और फिर ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। टेक अ ब्रेक। ओके जी, हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर रहे थे कि हमने 30-40 के बाद इसको ज़िंदगी से थोड़ा सा माइनस करना है, किस तरीके से, और दूसरा कुछ आप बता रही थी ख़ास। हाँ जी, वो मैं ये बता रही थी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है अब उनको हमने मैनेज इस तरह करना है कि रिफाइंड कार्ब्स को बिल्कुल निकाल देना है
बिल्कुल निकाल दें आप अपनी रूटीन से, तो हमने शिफ्ट हो जाना है तमाम ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे जिनके अंदर फाइबर भी ज़्यादा है, डाइजेशन भी बेहतर होगी और आपको शुगर होने का चांस नहीं होगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप नाश्ते के अंदर एक मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले सकते हैं। मल्टीग्रेन आटा आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। आपने गंदम के अंदर थोड़ा सा जौ का आटा डाल लेना है, थोड़ा सा बेसन डाल लेना है, थोड़ी सी अलसी का पाउडर डाल सकते हैं। उसके बाद अब नाश्ते में जैसे जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर में कोशिश करें कि आप कार्ब्स का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि मैंने एक सैलेड बाउल बताया, वो सैलेड बाउल ले लें। असर के वक्त नट्स और साथ आप कोशिश कर सकते हैं ग्रीन टी, चाय या फिर कोई भी चीज़ जिसमें चीनी शामिल ना हो वो ले लें। उसके बाद रात के खाने में आपने क्या करना है, फिर आप एक मल्टीग्रेन आटे की रोटी, बट मेक श्योर द क्वांटिटी, अगर एक राइट क्वांटिटी एक वक्त में जो राइट सर्विंग होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्ब की, वो एक 6 इंच की रोटी जिसका साइज एक सीडी के जितना हो, सीडी के जितना साइज हो उतनी रोटी हो सकती है। और अगर आपने पेड़ा बनाना है तो 60 से 80 ग्राम का पेड़ा हो और उसकी आप रोटी ले लें। अब बात कर लेते हैं कि लोगों को चावल बहुत पसंद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स चावलों में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो चावल में आप ये कोशिश कर सकते हैं, सफ़ेद चावल को आप निकाल दें, सफ़ेद चावल के बजाय आप ब्राउन राइस भी और ब्लैक राइस भी, ये दोनों आजकल बासानी मार्केट में मौजूद हैं। अब ये क्या होते हैं कि ये रिफाइंड नहीं होते, पॉलिश्ड नहीं होते, इनके अंदर फाइबर और बी कॉम्प्लेक्सेस B6, B9, B12 की भी बड़ी अच्छी अमाउंट मौजूद है। लकी मरवत से कॉल शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद रियाज साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे रियाज साहब? खैरियत है मैडम, कुछ सजेशन लेनी थी आपसे। मेरा तकरीबन 40 एज है ना। पीसीआर पे इनका सवाल सुनिएगा क्योंकि आवाज़ मुझे यहाँ पे कम आ रही है। जी क्या कह रहे हैं, दोबारा कहिएगा। मैं कह रहा हूँ 40, मतलब मेरा ये 42 एज है ना। अच्छा, 42 की एज है आपकी। तो मुझे सजेशन लेनी थी कि मुझे थोड़ा सा अभी खुराक के बारे में मैंने पूछना था ना जी। तो मुझे थोड़ा सा वो आ गया थे बीमारी के में कि मुझे जो ना अभी मैं पराठा खाता हूँ, पहले शुरू से खाता रहता हूँ पराठा ना। पराठा खाता हूँ ना मैं शुरू से। अच्छा, पराठे शुरू से खाते हैं? शुरू से पराठा खाता हूँ। मेरे भाई लगते हैं आप, मैं भी खाती हूँ, शुरू से खाती हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे थोड़ा बीपी लो हो जाती है। ये क्या मसला है इसमें? क्योंकि मेरा भी 45 साल उम्र भी चल रहा है, तो मेरा बीपी लो हो रहा है। बीपी इनका लो हो जाता है उसके बावजूद, जबकि पराठे भी खाते हैं, जो शुरू से खाते आ रहे हैं। ठीक है, मगर इनका बीपी क्यों लो हो जाता है, इसका क्या हल है? अच्छा, इसका हल ये है कि एक तो ये है कि अगर आपको पराठे पसंद है, बिल्कुल आप पराठे खाएं 40 की उम्र में, लेकिन उन पराठों को बनाने का तरीका थोड़ा तब्दील कर दें। वो इस तरह के, वो जो तेल तवे पे लगा के आप उसे रीफ्राई करते हैं, उससे उसके अंदर ट्राइग्लाइसराइड ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे आपका दिल और बीपी और दिल के साथ जो आंतड़ें हैं वो नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का अपसेट होना बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो राइट तरीके का पराठा आप इस तरह बना सकते हैं कि आप बना के रोटी उसके ऊपर, जैसे हमारी अम्मियाँ अंदर भी लगा सकते हैं। हाँ, अंदर बिल्कुल आप अंदर लगा सकते हैं। कि हमारी अम्मियाँ जैसे बचपन में देसी तरीके से बनाती थी, ऊपर थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच तेल जो है वो चोपड़ देती थी, जिससे वो जरा सॉफ्ट। तो ऊपर जैसे आप 1 चाय का चम्मच देसी घी का, देसी घी ज़्यादा बेहतर है, जैतून का तेल भी बहुत बेहतर है, सरसों का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, पराठे के लिए बनास्पति ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए, बनास्पति ऑयल। यस। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ इन्होंने बात की कि बीपी लो हो जाता है। बहुत सारे लोग 40 की उम्र में, जैसे इन्होंने भी शिकायत की भाई ने कि बीपी लो हो जाता है, तो बीपी लो के लिए एक तो ये चीज़ है कि आपने अपने नाश्ते में जो आप पराठा खाते हैं उसको तब्दील करें और उसके साथ एक अंडा ज़रूर शामिल करें। अंडा शामिल करें, उसके ऊपर आप हल्की सी काली मिर्च डाल सकते हैं। और दिन में ऐसी चीज़ें जो बीपी को स्टेबल रखती हैं, जैसे नींबू पानी, सलाद का इस्तेमाल और फल, इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। फलों के अंदर और कच्ची सब्जियों के अंदर सोडियम की एक अच्छी अमाउंट मौजूद होती है। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त शो था आज का और आपके लिए बड़ा कारआमद था। इस शो को आपने आई होप पसंद किया होगा, देखा होगा। आपकी लाइफ चेंजेस गोल्स जो हैं आपने इसमें सीखे होंगे। 30-40 के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन सी यू टुमारो।